मयंक एपिसोड 40। दोस्तों, पलक सामने पड़े हालात देखकर पूरी तरह सन्न रह गई थी। वो बुदबुदाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आगे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। ये पहली बार था जब उसने तियन्नु कुंफू इस्तेमाल किया था, और इतना जोरदार असर देखकर वो खुद घबरा गई थी। वो सोचने लगी, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? अगर अब पीछे हटी तो सब बेकार हो जाएगा। उधर मयंक भी मन ही मन सोच रहा था, क्या ये लड़की डर गई? इतना आगे आकर अब पीछे हटेगी क्या? कुछ देर सोचने के बाद पलक ने फैसला कर लिया, नहीं, अब रुकना नहीं है। फिर उसने मुस्कुराकर मयंक से कहा, चलो अब अपने पुराने एक्सपीरियंस से मुझे खुश करो। पलक को लगा कि मयंक तो वैसे भी उसके जादू में है, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसने अब सीधे हुक्म देना शुरू कर दिया। मन ही मन वो खुश हो रही थी। सन ऑफ डेस्टिनी मेरी सेवा कर रहा है। वाह, क्या मजा है। मयंक अंदर ही अंदर हंसा। ये जादूगरनी तो बहुत मजे ले रही है। असल में मयंक तो शुरू से नाटक कर रहा था। वो बस देखना चाहता था कि पलक क्या करने वाली है, लेकिन अब तो मामला पलट गया था। मयंक ने नकली सा बेहोश चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया, खेल शुरू। पलक जल्दी से पास लेट गई। वो सोच ही रही थी कि अब मयंक क्या करेगा। तभी मयंक ने पलटकर उसके होठों को चूम लिया। उसी समय फेंग्यून कोर्ट में उधर सिया अपने आंगन में बैठी थी। एक मेड आई और बोली, प्रिंसेस, प्रिंस ने कहा है कि आप स्टडी में इंतजार करें और अभी कोर्टयार्ड में वापस न जाएं। सिया हल्की मुस्कान के साथ समझ गई। अरे, समझ गई। वो जानती थी आज मयंक बहुत बिजी रहेगा, शायद रात का खाना भी नहीं खाएगा। असल में ये मैसेज पलक के लिए था, मतलब आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कमरे के अंदर इधर पलक उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मयंक ने उसे दबा रखा था। वो हुक्म देने लगी, उठो, अभी उठो, लेकिन मयंक ने सुना ही नहीं। वो अपने ही अंदाज में चलता रहा। पलक घबरा गई। ये क्या? ये तो मेरे कंट्रोल में था, अब मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसकी चेतना डगमगा रही है। हां, उसकी ताकत बढ़ रही थी, कल्टिवेशन भी तेज हो रही थी, लेकिन सब उसके काबू से बाहर जा रहा था। पहले तो उसे मजा आ रहा था, शरीर खुशी से कांप रहा था, लेकिन फिर कुछ गलत लगने लगा। उसकी शक्ति उल्टा मयंक से खिंचकर आ रही थी, और वो खुद कमजोर होती जा रही थी। जल्द ही वो पूरी तरह बेबस हो गई। डर बढ़ता गया, फिर डर भी भूल गई, फिर सब कुछ धुंधला हो गया। शाम को सिया ने मेड को भेजा। रिपोर्ट आई, प्रिंस आज नहीं आएगा। सिया बोली, तो चलो हम ही खा लेते हैं। पूजा चौहान बोली, प्रिंस बहुत साहसी है, उस औरत को भी छू लिया। रिया चौहान शांत स्वर में बोली, प्रिंस जानता है क्या कर रहा है। फिर सिया ने बताया, प्रिंस ने आरोही को प्रॉपर्टी संभालने में मदद देने का फैसला किया है। रिया हैरान रह गई, इतना भरोसा? सिया बोली, अगर प्रिंस भरोसा करता है तो जरूर कोई वजह होगी। अगली सुबह हल्की सी रोशनी फैल रही थी। पलक कपड़े पहन रही थी और मयंक बिस्तर पर पड़ा था। अब वो फिर से उसके जादू में था, आंखें खाली, जैसे कोई पुतला। पलक गुस्से से बोली, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मार डालू तुझे। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो पेट पर हाथ रखकर बोली, ताकत सच में बहुत बढ़ गई है। ये साधारण तियन्नु कुंग फू नहीं हो सकता, ये सच में सन ऑफ डेस्टिनी है। असल में पलक को पता ही नहीं था, कल रात उन्होंने ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांग टेक्निक किया था, तियन्नु कुंग फू नहीं। सोच विचार। पलक मयंक का चेहरा देखती रही। कल ये बेकाबू क्यों हुआ? मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे गया? फिर खुद जवाब दिया, मैं गौंग की वजह से होगा। मैंने इसकी इच्छाएं जगा दी, इसलिए ये पागल हो गया। अब उसे थोड़ा सुकून मिला। फिर बुदबुदाई, नो वंडर सिया कहती है, कोई औरत इसे संभाल नहीं सकती। कितनी बड़ी मुसीबत है ये। आगे की योजना। अब पलक सोचने लगी, आगे क्या करूं? वो जानती थी मून पैलेस अभी यानचेंग में है, जल्दबाजी खतरनाक होगी। मयंक को ले जाना आसान नहीं, सब कुछ प्लान से करना होगा। फिर उसने बिस्तर पर पड़े निशानों को देखा और ठंडी आवाज में बोली, मैंने तुझे फायदा उठा लिया, अभी जिंदा रहने देती हूं। वो सोच रही थी, कुछ दिन और इसका इस्तेमाल करूंगी। आखिरी जादू। पलक ने मयंक का चेहरा घुमाया, उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अफसोस है, तुम मुझे खुश करना चाहते हो। मयंक बुदबुदाया, मैं माफी चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा।
पलक मुस्कराई। बस अब जागने दो, अब ये हमेशा मेरे काबू में रहेगा। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है पलक का उलझा हुआ दिल, मयंक को मिला नया पावर, स्पिरिचुअल राइज का असली कमाल, फ्यूचर पावर अप की शुरुआत, पलक का जाना। पलक ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम सोते रहो। इतना कहते ही मयंक ने तुरंत आंखें बंद कर ली। ऐसे दिखाया जैसे वो गहरी नींद में है। पलक उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते फिर पलटकर मयंक को देखने लगी। उसने हल्की सांस ली। मैं सच में पागल हो गई हूं। फिर मजबूरी में मुड़कर बाहर चली गई। मयंक की असली चाल। जैसे ही पलक बाहर गई, मयंक ने आंखें खोल दी। हल्की मुस्कान आई चेहरे पर। प्लान सफल रहा। फिर उसने तुरंत सिस्टम खोल लिया। सिस्टम मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट को नई वाइफ कॉन्क्यूबाइन मिली है। रिवॉर्ड, प्राइमरी पपेट्री टेक्निक, कल्टिवेशन एक्सपीरियंस बढ़ा। मयंक चौंक गया। पपेट्री टेक्निक? ये तो कल्टिवेशन दुनिया की टेक्निक है। नई टेक्निक की जानकारी। अचानक उसके दिमाग में नई नॉलेज आ गई। अब वो जान गया, पपेट बनाने के लिए स्पिरिचुअल वुड चाहिए। मयंक सोच में पड़ गया, स्पिरिचुअल वुड कहां मिलेगा? फिर अचानक याद आया, ड्रैगन एंड फीनिक्स ट्री। जब वो पेड़ लगाया गया था तो उसकी बहुत सारी शाखाएं काटी गई थी और वो अभी भी वेयरहाउस में रखी है। मयंक मुस्कुराया, अच्छा हुआ मैंने उन्हें जलाया नहीं, फ्यूचर के लिए बचाकर रख लिया था। अब प्लान तैयार था, शाखाओं से लकड़ी की मूर्ति बनवाना, फिर पपेट्री टेक्निक लगाना, अपना पपेट आर्मी बनाना। रात की याद। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़े फूलों पर गई और कल रात की याद आ गई। मयंक हंसा, डीमन गर्ल का शरीर सच में अलग है, अब मजा आएगा। सुबह फेंग्यून कोर्टयार्ड में। फिर वो तैयार होकर फेंग्यून कोर्टयार्ड पहुंचा। वहां सिया खेत के पास खड़ी थी, स्पिरिचुअल राइज देख रही थी। सिया मुस्कुराई, प्रिंस, बधाई हो, एक और सुंदरता मिल गई। मयंक पीछे से आया, कमर पकड़ ली। सब तुम्हारी वजह से है मेरी जान। वैसे इतनी सुबह क्या देख रही हो? सिया बोली, प्रिंस, ये चावल पक गए हैं, स्पिरिचुअल राइस का कमाल। मयंक ने ध्यान से देखा। सच में चावल पीले हो चुके थे, दाने मोटे और भरे हुए थे। वो झुका, एक बाल तोड़ा, छिलका हटाया और दाना मुंह में डाल लिया। जैसे ही खाया, उसका शरीर कांप गया। अचानक ताकत बढ़ गई, शरीर हल्का हो गया, स्पिरिचुअल पावर कई गुना हो गई। उसे लगा जैसे कोई रुकावट टूटने वाली हो। तभी समझ आया, ये हेवन एंड ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन है। जब तक दुनिया यूनिफाई नहीं करूंगा, आगे नहीं बढ़ सकता। फ्यूचर प्लान। मयंक सोचने लगा, मेरे लिए अभी ज्यादा काम का नहीं, लेकिन मेरी वाइव्स और सोल्जर्स के लिए ये तो गोल्ड माइन है। अब समझ आया, सिस्टम ने 3 किलो बीज क्यों दिए थे, क्योंकि ये बहुत तेज उगता है, साल में 3 बार फसल, पैदावार बहुत ज्यादा, मतलब 3 किलो जल्दी ही 3000 किलो। एंडिंग लाइन। मयंक की आंखों में चमक आ गई। अब असली ग्रोथ शुरू होगी, मेरी ताकत भी बढ़ेगी और मेरी सेना भी। दोस्तों, मयंक खेत में उग रही स्पिरिचुअल राइस को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो मन ही मन बोला, अगर ये चावल सेना की ताकत बढ़ा सके तो लड़ाई में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। असल में नॉर्थ की सेना में बहुत से सैनिक साधारण इंसान थे, खासकर आर्टिलरी बटालियन वाले। उनका काम था तोप ढोना, गोले उठाना, भारी सामान ले जाना, और आम इंसान की ताकत वॉरियर से बहुत कम होती है। मयंक सोचने लगा, अगर ये लोग वॉरियर बन जाएं, भले ही 5वें लेवल तक ही क्यों न पहुंचे, तो भारी हथियार लेकर चलना कितना आसान हो जाएगा। युद्ध में स्पीड बहुत जरूरी होती है, कभी कभी 1 मिनट की देरी हार बन जाती है। मयंक ने स्पिरिचुअल राइज को देखते हुए फैसला कर लिया, मुझे कोई भरोसेमंद आदमी ढूंढना होगा जो इसकी खेती संभाले। तभी सिया बोली, मैजेस्टी, ये चावल अब काटने लायक हो गए हैं, क्या मैं किसी को भेज दूं? मयंक ने सिर हिलाया, हां, भरोसेमंद लोग भेजो, कुछ बीज भी बचा लेना आगे बोने के लिए। फिर बोला, अब मैं नाश्ता करता हूं, कुछ बढ़ी कारपेंटर्स भी बुलवा लेना। सिया बोली, ठीक है। लकड़ी का रहस्य। नाश्ते के बाद मयंक बाहर आया, कारपेंटर्स पहले से खड़े थे। मयंक ने कहा, ड्रैगन फीनिक्स ट्री की डालियां ले आओ और उनसे लकड़ी की मूर्तियां बनाओ। बड़ी हैरान, मूर्तियां किस लिए? लेकिन सब चुपचाप काम में लग गए। सिया ने पूछा, ये लकड़ी की मूर्तियां क्यों? मयंक मुस्कराया, अभी रहस्य रहने दो। आरोही की एंट्री। फिर मयंक बोला, काव्य, मिसेस आरोही को बुलाओ।
थोड़ी देर में आरोही पहुंची। सिया मुस्कुराकर बोली, सिस्टर आरोही, बहुत सुना था आपके बारे में, आज देखकर यकीन हो गया। आरोही अंदर से सतर्क हो गई। इतनी मिठास, कहीं चाल तो नहीं? लेकिन बाहर से मुस्कुराई। धन्यवाद प्रिंसेस। फिर बोली, प्रिंस बहुत लकी है, आप जैसी समझदार पत्नी मिली। मयंक हंस पड़ा। अब तारीफ बंद करो, काम की बात करते हैं। प्रॉपर्टी का सिस्टम। मयंक बोला, अब पैलेस की प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई है, सिया अकेली संभाल नहीं पा रही। फिर उसने एग्जाम सिस्टम का प्लान बताया, टैलेंट भर्ती के लिए। दोनों लड़कियों को आइडिया पसंद आया। अब सिया को हर चीज खुद नहीं करनी पड़ेगी। फिर मयंक ने आरोही से कहा, वन, अभी शादी नहीं हुई तो कुछ समय सिया की मदद करो, बाद में अलग बिजनेस दूंगा। आरोही ने आंखें घुमा दी। ये नाम भी कितना अजीब है, लेकिन बोली, ठीक है, दोनों की जिम्मेदारी। मयंक ने दोनों की कमर पकड़ ली। अब पैलेस की प्रॉपर्टी तुम दोनों के भरोसे, मुझे पूरा यकीन है, और आगे बढ़ेगी। आरोही अंदर से सोचने लगी, ये जानबूझकर नजदीक आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोली। मयंक बोला, अगर मतभेद हो तो मुझसे पूछ लेना। सिया बोली, समझ गई। फिर सिया ने कहा, सिस्टर आरोही, अब रोज डिनर पर आना, ये पैलेस का रूल है। आरोही बोली, आज से आऊंगी। फिर मजाक में बोली, अगर आपकी 100 वाइफ्स हो गई तो भी सबको साथ खिलाओगे? मयंक हंसा, तब मुश्किल हो जाएगी। फिर बोला, नैन यान और हिना के बच्चे के बाद रोज डिनर बंद, सिर्फ त्योहार पर। सिया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन समझ भी आई बिजनेस की सच्चाई। सिया ने फाइल्स निकाली, आरोही को समझाने लगी। आरोही सुनकर दंग रह गई। इतना बड़ा बिजनेस, दावू पैलेस से भी ज्यादा। वो मन ही मन बोली, सिया साधारण नहीं है, इतनी चीजें अकेले संभाल रही है। अब आरोही सिया से और सावधान हो गई। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है मयंक की नई रहस्यमयी शक्ति, लकड़ी के आदमी का चमत्कार, पपेट टेक्निक का असली कमाल, फ्यूचर स्ट्रैटेजी की शुरुआत, पैलेस की बातें और नई खबर। सिया जब आरोही को पैलेस की इंडस्ट्रीज के बारे में समझा रही थी तो आरोही को नॉर्थ पैलेस की पूरी ताकत का अंदाजा हो गया। तभी एक मेड अंदर आई। मैजेस्टी, बढ़ी ने आपके कहे अनुसार लकड़ी के छोटे छोटे पुतले बना दिए हैं। मयंक चौंक गया, इतनी जल्दी? फिर बोला, उन्हें यही भिजवा दो। आरोही बुदबुदाई, लकड़ी के आदमी, अब ये फिर क्या नया करने वाला है? लकड़ी के पुतले आते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स कई छोटे छोटे लकड़ी के पुतले लेकर आए। हर पुतला हथेली जितना बड़ा था, लेकिन इतना सजीव, जैसे कोई छोटा इंसान हो। आरोही की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अब देखती हूं इसका क्या करेगा। मयंक की टेक्निक। मयंक ने उंगली काटी, थोड़ा खून निकाला, उसमें स्पिरिचुअल पावर डाली और पुतले पर एक रूम बना दिया। कुछ ही देर में हरी रोशनी चमकी, पुतला हिलने लगा और फिर वो खुद खड़ा हो गया। सिया और आरोही सन्न रह गए। पपेट जिंदा हो गया। मयंक ने आंख बंद की, ध्यान लगाया। अचानक उसे लगा जैसे पुतले से उसका कनेक्शन जुड़ गया हो। अब वो पुतले की आंखों से देखने लगा। उसने पुतले को चलाया, पुतला मेज पर टहलने लगा। सिया की आंखें फैल गई। ये कैसे? आरोही बोली, प्रिंस इसे कंट्रोल कर रहा है। आरोही पर शरारत। मयंक ने पुतले को आरोही की तरफ उछाल दिया। पुतला उसके सीने पर चढ़ गया, फिर कंधे पर जा बैठा। आरोही घूरने लगी, फिर शरारत। पपेट बोलने लगा। मयंक ने कोशिश की और अचानक पुतले ने बोला, मैडम्स, मेरी पपेट्री कैसी लगी? सिया फिर शौक। मैजेस्टी सच में इमॉर्टल के डिसाइपल है, इसका इस्तेमाल क्या होगा? आरोही ने पूछा, इसका यूज क्या है? मयंक बोला, अभी खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। उसके दिमाग में प्लान चल रहा था। दूर से निगरानी, लोगों को आदेश, बिना गए सब कंट्रोल। मतलब फ्यूचर में रिमोट कंट्रोल किंग। रेंज टेस्ट। मयंक ने पुतले को बाहर भेजा। वो फेंग्यून कोर्ट के गेट तक गया। कनेक्शन अभी भी बना था। पुतले ने गार्ड से कहा, निखिल को बुलाओ। गार्ड डर गई, फिर समझ गई ये प्रिंस की आवाज है। निखिल को आदेश। थोड़ी देर में निखिल आया। उसने देखा मेज पर लकड़ी का आदमी कूद रहा है। निखिल फ्रीज हो गया। मयंक बोला, निखिल, इस पपेट को लेकर यानचिंग से बाहर जाओ, मैं इसी से तुमसे बात करूंगा। अगर आवाज बंद हो जाए तो वापस आ जाना। मैं इसकी मैक्सिमम रेंज टेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे ही मयंक ने अपनी बात पूरी की, निखिल तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। वो फौरन बोला, हाँ मैजेस्टी,
मैं अभी यानचिंग से निकलता हूं। इतना कहकर निखिल ने टेबल से वो छोटा सा पपेट उठाया और सीधे नॉर्थ प्रिंसेस मैंशन से निकल गया। पहला टेस्ट शुरू। इधर मयंक अपने स्टडी रूम में बैठ गया, आंखें बंद की और पूरा ध्यान पपेट पर लगा दिया। निखिल तेजी से घोड़े पर बैठकर यानचिंग से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पपेट बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं। निखिल घबरा गया, कहीं कनेक्शन टूट तो नहीं गया। जैसे ही उसने पपेट को हाथ में लेकर देखा, अचानक आवाज आई, कमांडर निखिल, आगे बढ़ते रहो। ये मयंक की आवाज थी। निखिल चौंक गया। यस योर हाइनेस। अब वो और तेजी से दक्षिण की तरफ बढ़ने लगा। दूरी बढ़ती गई। हर बार जब निखिल रुकता, पपेट से आवाज आती, कंटिन्यू, आगे बढ़ो। अब निखिल को एहसास हुआ, प्रिंस इतनी दूर से भी इसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो पूरा नॉर्थ इसी से देख सकते हैं। आधा दिन बीता, फिर एक और शहर आया, फिर भी पपेट काम कर रहा था। लेकिन इधर मयंक को महसूस होने लगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आंखों के सामने धुंधला दिख रहा है, स्पिरिचुअल पावर बहुत खर्च हो रही है। मयंक मन ही मन बोला, कनेक्शन है अभी तो टेस्ट जारी रखते हैं। फिर पपेट से बोला, कमांडर, अब किसी और भरोसेमंद आदमी को दे दो, तुम वापस जाओ। नया आदमी। निखिल ने एक सीक्रेट गार्ड कियानहू को बुलाया, सब समझाया। जब कियानहू ने पपेट से मयंक की आवाज सुनी तो वो भी चौंक गया। फिर बोला, प्रिंस तो सन ऑफ डेस्टिनी है, ये सब मुमकिन है। अब कियानहू आगे बढ़ा। 2 दिन बाद एनपिंग सिटी तक पहुंच गया, क्यूआई स्टेट की सीमा तक। अब आवाज बहुत कमजोर हो गई थी, कभी आती कभी बंद। मयंक दंग रह गया, इतनी दूर से भी कंट्रोल, लेकिन साथ ही वो पूरी तरह थक गया। एक शब्द बोलने में भी जान निकल जाती। मयंक बोला, बस अब काफी है, पपेट वापस भेज दो। नया पपेट बनता है। कुछ दिन बाद पपेट वापस आया और कारपेंटर्स ने बड़ा लकड़ी का आदमी बना दिया। सुबह मयंक आरोही के पास से उठकर फेंग्यून कोर्टयार्ड पहुंचा। आज नया पपेट बनाने वाला था। सामने खड़े थे इंसान के बराबर लंबाई वाले पपेट। मयंक मुस्कराया, अब असली टेस्ट होगा। सब पत्नियां भी देखने आ गई। मयंक ने उंगली काटी, रून बनाए, मंत्र डाला, फिर पपेट हिलने लगा। हिना चिल्ला उठी, चल रहा है, सच में चल रहा है। सब हैरान। मयंक ने उसे मुक्का मारने को कहा, पपेट ने मारा, लेकिन मयंक अचानक कमजोर पड़ गया। वो हाफते हुए बोला, इतनी बड़ी मूर्ति बहुत ताकत ले लेती है, मैं अभी कमजोर हूं। फिर उसने बड़े पपेट छोड़ दिए, छोटे छोटे पपेट्स बनाने लगा। सोचा, इनको सीक्रेट गार्ड के साथ रखूंगा, पूरे नॉर्थ पर नजर रखूंगा। श्रुति की सोच। दोपहर श्रुति यनरोंग कोर्टयार्ड में चाय पी रही थी। रोशनी आई। श्रुति ने पूछा, आज फेंग्यून में इतना शोर क्यों था? रोशनी ने सब बताया, पपेट की बात। श्रुति चौंक गई, पपेट बनाना ये भी जानता है? वो सोच में पड़ गई। ड्रैगन फीनिक्स टेक्निक, अब पपेट्री भी, ये कला तो हाई वर्ल्ड की होती है, तो क्या मयंक भी वहीं से आया है? फिर सोचा, लेकिन फिर ट्रेन और बिजली कैसे जानता है? काफी देर सोचने के बाद श्रुति ने कंधे उचका दिए, जो भी हो, अभी मेरी ताकत ज्यादा है और वो मेरा शिष्य है। पहले मैं अपनी पावर वापस लाऊं। दोस्तों, इस चैप्टर में कहानी इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है और सस्पेंस से भरी हुई भी। यहां हमें पता चलता है रिया चौहान की चिंता, पपेट का डर, लॉन्ग फेंग टी का राज, पलक की बेचैनी, मयंक और रिया चौहान की बात। दोस्तों, जब से मयंक ने पपेट्री टेक्निक सीखी थी, तब से वो रोज पपेट प्रैक्टिस करता रहता था। इतना ज्यादा कि उसे आदत सी लग गई थी। उसने कई छोटे छोटे लकड़ी के पुतले बनवाए और हर पत्नी को एक एक दे दिया, ताकि अगर कभी कुछ हो जाए तो वो पपेट से उससे बात कर सके। लेकिन रिया चौहान को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। एक रात जब मयंक उसके कमरे में आया तो बातों बातों में रिया चौहान बोली, प्रिंस, तुम जिंदा रहते हुए अपने जैसे इतने पुतले क्यों बनवा रहे हो? ये अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, पुराने समय में लकड़ी या पुतले से जुड़ी बातें अक्सर टोने टोटके से जोड़ी जाती थी। रिया चौहान को डर लग रहा था। रिया चौहान की चिंता। रिया बोली, आज नहीं तो कल अगर कोई गलत सोच वाला हुआ तो इन पुतलों से तुम्हें नुकसान हो सकता है। दिल का क्या भरोसा, आज सब ठीक है, कल बदल भी सकते हैं। मतलब, जैसे मां अपने बच्चे की चिंता करती है, वैसे ही रिया चौहान भी मयंक की फिक्र कर रही थी। मयंक का भरोसा। मयंक मुस्कुराया, मैडम चौहान,
मुझे अपनी औरतों पर भरोसा है, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन रिया चौहान का दिल नहीं माना। वो जानती थी पावर के साथ खतरे भी आते हैं। लॉन्गफेंग टी का राज। फिर मयंक ने धीरे से कहा, एक सीक्रेट बताओ। रिया चौंक गई। क्या? मयंक बोला, लॉन्गफेंग टी सिर्फ ताकत नहीं बढ़ाती, वो मेरी वाइफ्स के फीलिंग्स भी मजबूत करती है। रिया चौहान शर्म से लाल हो गई। तुम बदमाश हो, इसलिए मुझे वो चाय पिलाई थी? अब उसे समझ आ गया क्यों वो मयंक से इतना जुड़ गई थी। मयंक की सच्चाई। मयंक हंसते हुए बोला, हाँ, सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए पिलाई। रिया चौहान ने आह भरी। मेरी किस्मत ही खराब है, तुझ जैसा शरारती इंसान मिला। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। दूसरी तरफ पलक की बेचैनी। उधर लू मैंशन में पलक बेचैन थी। रात भर करवटें बदल रही थी। मयंक की यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो खुद से बोली, इतने दिन हो गए, वो आया क्यों नहीं? क्या मेरा चाम काम नहीं किया? फिर उसे शक हुआ, कहीं मून पैलेस वालों ने मेरा जादू तो नहीं हटा दिया? अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। पलक का गुस्सा। पलक ने गुस्से में चादर पकड़ ली। सब उसी बदमाश की वजह से हुआ। काश मैं उस दिन ऐसा न करती। उसकी रात फिर बिना नींद के बीती। सुबह सिया से मुलाकात। सुबह पलक फिर प्रिंस मैंशन पहुंची। सिया से चाय पीते हुए बोली, बहन, पैलेस में कुछ नया हुआ? सिया बोली, प्रिंस अब लकड़ी के पुतले बनवा रहा है, अजीब सा हो गया है। पलक अंदर ही अंदर खुश हो गई। तो वो मेरी याद में पुतले बनवा रहा है, इसलिए मेरे पास नहीं आया। उसने सोचा, नहीं, मुझे खुद उसे मजबूर करना होगा मेरे पास आने के लिए। जैसे कोई लड़का लड़की को रोज स्पेशल चॉकलेट दे, धीरे धीरे लड़की इमोशनली अटैच हो जाए। वैसे ही मयंक ने लॉन्गफेंग टी से बॉन्डिंग बनाई। दोस्तों, पलक ने जब यह तय कर लिया कि उसकी चार्म टेक्निक पूरी तरह फेल नहीं हुई है, तो उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब इंतजार नहीं करूंगी, अब मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर मयंक सच में गिल्ट की वजह से मुझसे दूर रह रहा है और मैं भी चुप बैठी रही, तो फिर हमारा रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अब उसे खुद पहल करनी थी। पलक की चाल। पलक ने सिया से कहा, शायद नाइन्थ ब्रदर इन दिनों किसी और लड़की में दिल लगा बैठे हैं, इसीलिए इतने परेशान रहते हैं। सिया ने सोचा और बोली, हो सकता है, लेकिन प्रिंस की हैसियत ऐसी है कि अगर उन्हें कोई पसंद आती तो वो आराम से शादी कर लेते, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। पलक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं, शायद वो लड़की नॉर्थ की नहीं है। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, वैसे सिस्टर सिया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। सिया मुस्कराई। कहो सिस्टर एक्सुई, क्या काम है? पलक ने थोड़ा दुखी बनकर कहा, नाइन्थ ब्रदर ने बहुत दिनों से मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, दिल बेचैन रहता है, नींद भी नहीं आती, क्या मैं उनसे मिल सकती हूं? सिया हंस दी, अरे इतनी सी बात, मैं अभी कहलवा देती हूं। स्टडी रूम तक बात पहुंची। सिया ने मेड को कहा, काव्य, जाकर देखो प्रिंस क्या कर रहे हैं, अगर फ्री हो तो कह देना कि एम्परर्स वाइफ उनसे मिलना चाहती है। उधर मयंक स्टडी में काम कर रहा था। जब उसे ये बात पता चली तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन में बोला, लगता है चुड़ैल फिर से खुद चलकर आ रही है। ठीक है, देखते हैं क्या करती है। उसने कहा, उसे भेज दो, आमना सामना। थोड़ी देर बाद पलक स्टडी में आई। मयंक ने तुरंत मेज को बाहर भेज दिया। दरवाजा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ मयंक और पलक थे। मयंक थोड़ा झिझकते हुए बोला, सिस्टर इन लॉ, उस दिन जो हुआ। वो आगे बोल नहीं पाया। पलक ने उसकी हालत देख ली। हल्की मुस्कान आई, कमर लहराती हुई पास आई, धीरे से बोली, नाइन ब्रदर, वो सब मेरी मर्जी से हुआ था, डरो मत, जब तक तुम चुप हो कोई नहीं जानेगा। उसने हाथ मयंक के सीने पर रखा और उसकी बाहों में सिमट गई। पलक का खुला हमला। पलक ने धीरे धीरे कहा, इतने डरपोक कब से हो गए? पहले तो मेरी तरफ घूरते रहते थे, अब सब हो गया तो डर रहे हो? वैसे भी इंपीरियल ब्रदर अभी हैयांग काउंटी में है, जल्दी लौटने वाले नहीं। इतना कहते हुए उसके हाथ धीरे धीरे नीचे सरकने लगे। मयंक मन ही मन हंसा, वाह, आज तो पूरी तरह अटैक मोड में है। उसने पलक की कलाई पकड़ी, कमर से दबाया, टेबल से सटा दिया, आंखों में देखकर बोला, प्रिंस गए नहीं और तुम मुझे फंसाने आ गई? तुम सच में नियम कायदे नहीं मानती। पलक हंसी, कहने से क्या होता है, तुम्हारा शरीर तो मना नहीं कर रहा। लगता है नाइन्थ ब्रदर भी हिपोक्रेट है। मयंक ठंडे स्वर में बोला, अगर ऐसे छेड़ोगी
तो फिर बुरा मत मानना, पलक ने आंखों में चमक लाकर कहा। मैं तैयार हूं। आज सब नियम भूल जाते हैं। फिर से चाम। पलक की आंखों में बैंगनी रोशनी चमकी। उसने फिर से चाम टेक्निक चलाया। इस बार पूरा कंट्रोल नहीं किया, बस डिजायर जगाया। मयंक ने झुककर उसके होंठ बंद कर दिए। दोनों रेस्ट रूम में चले गए और वही कहानी दोहराई गई। पलक ने फिर हेवनली मेडन स्किल चलाया, लेकिन फिर से सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। रात की सच्चाई। रात हो गई। मयंक डिनर पर नहीं लौटा। इधर श्रुति ध्यान में बैठी थी। अचानक आंखें खुली। एक नीली चिड़िया आई। उसके पैर में चिट्ठी थी। श्रुति ने पढ़ी और गुस्से से बोली, धोखा। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। वो तुरंत राधिका के कमरे में पहुंची। राधिका घबरा गई। मास्टर, क्या हुआ? श्रुति ने चिट्ठी दी। राधिका पढ़कर चौंक गई। श्रुति बोली, मेरे पीछे डैक्सिया रॉल फैमिली से मिल गए। अब सजा मिलेगी। मयंक जब साउथ जाएगा, मैं भी जाऊंगी। सब गद्दारों का सफाया करूंगी। राधिका मन ही मन खुश हुई। अब मयंक और मजबूत होगा। मास्टर का सवाल। श्रुति अचानक बोली, वैसे इन दिनों मयंक तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा? उग गया क्या? राधिका चौंकी। फिर बोली, वो डरता है कि आप नाराज न हो जाए। श्रुति ठंडी हंसी हंसी। डरता? कुछ दिन पहले रोज आता था, इतनी आवाज करता था, मेरा ध्यान भी टूट जाता था। दोस्तों, इस चैप्टर में कहानी अब बहुत सीरियस मोड पर आ जाती है। यहां हमें देखने को मिलता है श्रुति की चिंता, मयंक के बारे में शक, पलक का फंस जाना और सबसे बड़ा खुलासा, श्रुति की उलझन। राधिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि सच तो यह था कि मयंक अपने मास्टर श्रुति से बिल्कुल नहीं डरता था, बल्कि कभी कभी तो वो उन्हें चिढ़ाने तक का सोचता था। श्रुति बोली, ठीक है, अगर वो नहीं आता तो मत आए। इतना कहते ही वो गायब हो गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। असल में श्रुति का प्लान था, जब मयंक राधिका के पास आएगा तब वो उसे उधार लेकर अपनी ताकत वापस पाएगी। लेकिन कई दिन हो गए, मयंक आया ही नहीं। अब श्रुति के मन में डर बैठ गया। मैंने उसे डिसाइपल तो बना लिया, लेकिन उसे कुछ सिखाया ही नहीं। कहीं वो ये न सोचे कि मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही हूं। उसे लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मयंक कभी भी उससे नाराज हो सकता है। श्रुति का फैसला। श्रुति सोचने लगी, मुझे उसे कुछ सिखाना होगा, कोई खास टेक्निक, ताकि वो मुझ पर भरोसा करे। वो गहरे सोच में डूब गई। दूसरी तरफ पलक की हालत। उधर स्टडी रूम के रेस्ट रूम में पलक फिर से बुरी तरह फंस चुकी थी। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेकार। पिछली बार मयंक ने उसे ठीक भी किया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार उसने कोई रहम नहीं किया। पलक डर गई। उसने तुरंत चार्म टेक्निक इस्तेमाल की। तुम होश में आओ, तुम पछता रहे हो। लेकिन मयंक ने उसके होंठ बंद कर दिए। पलक सन्न रह गई। क्या जादू काम नहीं कर रहा? पहले तो हमेशा काम करता था, आज क्यों नहीं? अब उसे सच में डर लगने लगा। पलक का डर। उसके मन में बस एक ही बात थी, मैं खत्म हो गई। कुछ देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अब मजा आया मेरे ऊपर जादू चलाने का? पलक चौंक गई। ये तो मयंक की आवाज थी। वो तो बेहोश होना चाहिए था, फिर इतना होश में कैसे? मयंक की असली चाल। मयंक मुस्कराया, मैं कभी भी तुम्हारे जादू में नहीं फंसा, मैं बस एक्टिंग कर रहा था। पलक को जोर का झटका लगा। क्या? तो सब नाटक था? अब उसे समझ आया, पिछली बार भी वो धोखा खा गई थी। भागने की कोशिश। पलक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी ताकत बंद हो चुकी थी। शरीर सुन्न था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। डरते हुए बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? मयंक बोला, जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की, मैंने वही किया। अब मैं तुम्हारी जांच करूंगा। सबसे बड़ा खुलासा। मयंक ने धीरे से कहा, ताइन सेक्ट की सेंट, अब पूछताछ शुरू होगी। पलक की आंखें फैल गई। दिल कांप उठा। इसे कैसे पता चला? उसके पास तो यिन यांग मिरर था। फिर भी मयंक ने पहचान लिया। डरावना माहौल। मयंक उसके कान में बोला, अब सच बताओगी या फिर? उसकी आवाज शैतान जैसी लग रही थी। पलक अंदर से टूटने लगी। डर कई गुना बढ़ गया, जैसे कोई चोर सोचे कि पुलिस सो रही है, लेकिन असल में पुलिस जाग रही हो। वैसे ही पलक सोचती रही, मयंक फंस गया, लेकिन असल में मयंक सब देख रहा था। दोस्तों,
इस चैप्टर में पलक की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई इंसान डर और खुशी के बीच फंस जाए। पूरी रात मयंक ने उससे सवाल जवाब के नाम पर जो किया, उससे पलक की हालत लगभग टूट चुकी थी। डर भी था और अंदर कहीं अजीब सी एक्साइटमेंट भी। इन दोनों भावनाओं ने मिलकर उसका दिमाग हिला दिया था। आखिर में पलक ने मन ही मन सोच लिया, अब भागने का कोई फायदा नहीं। अगर प्रिंस मयंक मुझे मारना चाहे तो मैं वैसे भी बच नहीं सकती। मैं तो बस कटने वाली भेड़ हूं। पलक की उलझन। पलक ने यह भी समझ लिया था, अगर मयंक सच में उसे मारना चाहता तो अब तक मार चुका होता। इतना टाइम क्यों लगाता? मतलब साफ था, मयंक अभी उसे काम का समझ रहा था, क्योंकि पलक तयीन कल्ट की सेन थी। उससे बहुत सी जानकारी निकाली जा सकती थी। लेकिन फिर पलक को एक बात बहुत अजीब लगी। ये कैसा इंटेरोगेशन है? पूरी रात सब कुछ हुआ, लेकिन मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। वो मन ही मन बोली, भाई, इंटेरोगेशन में तो सवाल पूछते हैं ना, ये तो कुछ और ही चल रहा है। उसने सोचा, शायद ये मुझे पहले मेंटली तोड़ना चाहता है, फिर सवाल करेगा। सुबह की पहली किरण। जब सुबह की धूप कमरे में आई, मयंक पलक की पीठ से लगकर उसे पकड़े हुए था। अब पलक ने पूरी तरह हार मान ली थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुमने कहा था इंटेरोगेशन करोगे, तो पूरी रात में एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा? मयंक मुस्कुराया और बोला, पूछकर क्या फायदा? तयीन कल्ट यहां आया ही क्यों है? गड़बड़ करने के लिए ही आया होगा। पलक चौंकी। तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई? मयंक शांति से बोला, मुझे सब अंदाजा है। तुम मुझे पकड़कर सैक्रिफाइस करना चाहती थी ताकि अपने लीडर को जिंदा कर सको। पलक को बड़ा झटका। यह सुनकर पलक के होश उड़ गए। इसे सब पता है, मेरा मकसद भी पता है। वो अंदर से कांप गई। अब उसे समझ आया, तयीन सेक्ट में कोई गद्दार है, कोई अंदर से सारी जानकारी दे रहा है। और वो छोटा मोटा आदमी नहीं, कोई बड़ा आदमी है, वरना ये बात बाहर नहीं जाती। लीडर का रहस्य। पलक सोचने लगी, हमारे लीडर की आत्मा अभी भी जिंदा है। जो भी बीट्रे करता है वो खून बन जाता है। तो फिर मैं अभी जिंदा कैसे हूं? कल रात तो मैंने सच में मयंक के साथ रहने का सोचा था, फिर भी मैं जिंदा हूं। क्या लीडर कमजोर हो गया है या अब उसका कंट्रोल खत्म हो गया? मयंक का सच। मयंक धीरे धीरे पलक के पास आया, उसके कान में बोला, पता है मैंने जल्दी सच क्यों बताया? पलक डरते हुए बोली, क्या तुम मुझे मार दोगे? मयंक हंसा, पागल हो? फिर उसके पेट पर हाथ रखकर बोला, मुझे एक फीमेल स्लेव चाहिए थी और तुम मेरे टेस्ट में फिट हो, ऊपर से डीमन सेक्ट की हो। जो करूं गिल्ट भी नहीं होगा। पलक ने ठंडी हंसी हंसी, तो यही प्लान था? डर नहीं लगता कि मैं नुकसान कर दूं? मयंक बोला, मेरी कई औरतें पहले यही बोलती थी, आज सब मेरी है। कुछ तो मेरे बच्चे भी पैदा कर चुकी है। पलक हैरान। पलक को झटका लगा, इतनी सारी औरतें? सब पहले दुश्मन थी? मयंक बोला, अंदर जाओगी तो खुद देख लोगी। पलक चुप हो गई, फिर बोली, मैं अलग हूं, मुझे टेम करना आसान नहीं। मयंक कान में फुसफुसाया, आरोही भी यही बोली थी। आज वो पैलेस संभाल रही है। आरोही का नाम सुनकर पलक दंग रह गई। तुमने दावू की प्रिंसेस को भी? अब उसे समझ आ गया, मयंक सच में खतरनाक है। माइंड कंट्रोल का राज। मयंक बोला, लोगों को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं, 1 जहर, 2 दवा, 3 दिमाग। तीनों मेरे सामने बेकार है। तुम अब तयीन सेक्स से फ्री हो। पलक हिल गई, नामुमकिन, लीडर का कंट्रोल टूट नहीं सकता। मयंक बोला, तुम ही सबूत हो। पलक की सच्चाई। तभी पलक को समझ आया, पिछले कई दिनों से उसे नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों हर समय मयंक याद आता है। वो भी चाम में फंस चुकी थी। ये आदमी खुद चाम टेक्निक जानता है। अब उसे डर लगने लगा, अगर मैं भी बाकी औरतों जैसी बन गई तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी। पलक का फैसला। पलक ने कहा, मुझे मार दो, लेकिन मुझे एक गुलाम मत बनाओ। मैं खिलौना नहीं बनूंगी। मर जाना बेहतर है। उसकी आंखें बंद हो गई। वो मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन मौत नहीं आई। मयंक ने फिर वही करना शुरू कर दिया। पलक ने दांत भींच लिए। ये आदमी मारने से पहले भी मजे लेगा क्या? दोस्तों, इस चैप्टर में कहानी एक बार फिर बड़ा मोड़ लेती है। यहां हमें दिखेगा पलक का डरकर भाग जाना, मयंक का शांत रहना, डैक्सिया की बिगड़ती हालत और आखिर में मयंक का बड़ा ऐलान। पलक की हालत। सब कुछ खत्म होने के बाद मयंक ने पलक को मारा नहीं। जब पलक को होश आया तो उसने देखा
मयंक कपड़े पहन रहा था। पलक हैरान होकर बोली, तुम मुझे मारोगे नहीं? मयंक मुस्कुराया और बोला, प्रिंस और मैं अच्छे भाई हैं, और तुम मेरी भाभी हो। मैं अपनी भाभी को कैसे मार सकता हूं? पलक मन ही मन बोली, कितना बड़ा झूठा इंसान है ये। सब करने के बाद अब भाई भाई की बातें। वो गुस्से में बोली, तुम पछताओगे। फिर जल्दी से कपड़े पहने और सीधे लू मैंशन भाग गई। पलक का फैसला, यानचिंग छोड़ना। लू मैंशन पहुंचते ही पलक ने तयिन सेक्ट के लोगों को बुलाया और बोली, हम यानचिंग छोड़ रहे हैं। सब चौंक गए क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा ही नहीं हुआ था। एल्डर्स बोले, प्रिंस मयंक को पकड़े बिना जा रहे हो? पलक ने बस इतना कहा, मून पैलेस को शक हो गया है, अगर रुके तो मर जाएंगे। ये सुनते ही सब डर गए और तुरंत सामान बांध लिया। दोपहर मयंक को खबर। दोपहर में निखिल आया और बोला, मैजेस्टी, पलक भाग गई है। मयंक भी थोड़ा चौंका क्योंकि ये पहली लड़की थी जो उसके साथ रहने के बाद भागी थी। निखिल ने पूछा, रोक दे? मयंक बोला, नहीं, जाने दो। फिर मुस्कुराकर बोला, जो हाथ से फिसल जाए उसे जबरदस्ती पकड़ना ठीक नहीं। मतलब, जिसे जाना है जाने दो। निखिल अंदर ही अंदर हैरान रह गया। मयंक का भरोसा। मयंक मन में सोच रहा था, पलक वापस आएगी। ड्रैगन फीनिक्स टी पीने वाली लड़की इतनी आसानी से नहीं रह पाएगी। समय बीतता है, कुछ महीने गुजर गए। मयंक की जिंदगी फिर नॉर्मल हो गई। दिन में शासन, रात में परिवार। उधर डैक्सिया में हालात बिगड़ते गए। कर्ण ठाकुर की सेना राजधानी के पास पहुंच गई। किंग झाओ भी सेना लेकर निकल पड़ा। पूरा देश आग में जल रहा था। नॉर्थ में शांति और स्पिरिचुअल राइस, लेकिन नॉर्थ किंगडम में शांति थी। मयंक ने स्पिरिचुअल राइस उगवाया। अब प्रिंस मैंशन के पास 1000 किलो स्पिरिचुअल राइस था। सेना को ये चावल मिलने लगे। जल्दी ही सैनिकों को महसूस हुआ, ये चावल खाने से ताकत बढ़ती है। अब हर सैनिक लड़ना चाहता था। गवर्नमेंट हॉल, बड़ा ऐलान। एक दिन मयंक दरबार में आया और बोला, आज सिर्फ एक बात होगी। सब चौंक गए। मयंक बोला, हमने खेती बढ़ाई। आज नॉर्थ में भूख नहीं है, लेकिन डैक्सिया अब भी दुख में है। लोग युद्ध में मर रहे हैं। फिर उसने जोर से कहा, हम डैक्सिया के लोग हैं। हमारा फाराजा है कि दूसरों की मदद करें। मैं अपने पिता को संकट में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं सेना को दक्षिण भेजूंगा। किंग किन के गद्दारों को खत्म करूंगा। डैक्सिया में शांति लाऊंगा। पूरा दरबार जोश से भर गया। सिंपल एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा, जैसे घर में सब ठीक हो जाए तो बेटा पड़ोस के दुखी लोगों की मदद करे, वैसे ही नॉर्थ मजबूत हो गया था। अब मयंक डैक्सिया को बचाने जा रहा था। दोस्तों, इस चैप्टर में माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब कहानी सिर्फ प्यार और चालाकी की नहीं थी। अब सीधा युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दरबार में जोश। मयंक की आवाज दरबार में देर तक गूंजती रही। उसकी बातें सुनकर मंत्रियों का खून खौल चुका था, खासकर जनरल लोग। उनका जोश आसमान छू रहा था। सबका मन कर रहा था, बस अभी सेना लेकर दक्षिण चल पड़े। मयंक ने सबको देखते हुए कहा, आज हम दक्षिण जाने की पूरी तैयारी पर बात करेंगे। किंग किन के नाम पर युद्ध करना है और उससे पहले क्या क्या करना होगा, ये तय करेंगे। ये युद्ध आसान नहीं था दोस्तों, ये लड़ाई दावों से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि अब निशाना था पूरी डैक्सिया डायनेस्टी। छोटा इलाका नहीं, पूरा साम्राज्य। और अंदर हालात भी बहुत खराब थे। कहीं राजघराने, कहीं जमींदार, कहीं गद्दार। जगह जीतना आसान था, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल। ऊपर से मयंक की रेपुटेशन भी डरावनी थी। सब जानते थे इसने नॉर्थ में जमीनें जब्त कर ली थी, इसलिए बड़े लोग उससे डरते थे। अगर ऐसे में राजा बनना था तो पहले बहुत मजबूत तैयारी चाहिए थी। पीछे से वार का डर। मयंक जानता था, अगर पीछे से कोई बगावत हुई तो पूरी सेना फंस जाएगी। इसलिए हर जगह कब्जा प्लस शासन, दोनों जरूरी थे। इसीलिए ये सब बातें पहले तय होनी थी। बच्चों का इंतजार। पहले मयंक सोच रहा था रूबीना और हिना के बच्चे होने के बाद ही निकलेगा, लेकिन फिर सोचा अब तो बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इतना इंतजार क्यों? तैयारी में वैसे भी 2 महीने लगेंगे, इसलिए अभी से शुरुआत सही है। लंबी मीटिंग। इसके बाद दरबार में चर्चा शुरू हुई। सेना, रसद, अनाज, हथियार, रास्ते, शहरों की व्यवस्था। सुबह से रात तक मीटिंग चली। खाना भी वही खाया। इतनी बातें थी कि एक दिन में खत्म ही नहीं हुई।
रात 11 बजे के आसपास। मयंक ने कहा, आज के लिए बस करो, कल फिर बात करेंगे। मयंक की थकान। पूरे दिन सिंहासन पर बैठकर मयंक थक चुका था। शरीर नहीं, मन थक गया था। वो सोच रहा था, राजा बनना इतना आसान नहीं। एक फैसले के पीछे 100 जिम्मेदारियां होती हैं। अब वो बस आराम करना चाहता था। आज तो किसी औरत के पास भी जाने का मन नहीं था। रोहन की एंट्री। लेकिन तभी रोहन आ गया। मतलब कोई बड़ी खबर है। मयंक को फिर स्टडी रूम जाना पड़ा। रोहन ने रिपोर्ट दी। राजधानी में खबर फैल रही है कि महल में एक ऐसा हथियार है जो हेवनली बीइंग को भी मार सकता है। बड़ा झटका। ये सुनते ही मयंक का हाथ रुक गया। वो चौंक गया। क्या? हेवनली बीइंग को मार सकता है? उसने पूछा। ये खबर कहां से आई? रोहन बोला, शहर में अफवाह फैल रही है। कौन फैला रहा है अभी पता नहीं। मयंक की सोच। मयंक सोच में पड़ गया। क्या लिन फैमिली ने भेजी? नहीं, वो तो सीधे बता देते। क्या पिता ने फैलवाई? हो सकता है, डराने के लिए। लेकिन यह खबर झूठी भी नहीं लग रही थी। उसे याद आया, करण ठाकुर ने बताया था, पिता के पास कोई खतरनाक खजाना है, शायद वही हथियार हो। अगर सच में ऐसा है तो युद्ध बहुत खतरनाक होगा। मयंक बोला, पता लगाओ वो हथियार क्या है और उससे कैसे बचा जाए। रोहन बोला, जी महाराज। दूसरी भयानक खबर। फिर रोहन बोला, एक और खबर है। मयंक बोला, क्या? रोहन ने कहा, तईन कल्ट ने दक्षिण में एक शहर का कत्लेआम कर दिया और उसे ब्लड सैक्रिफाइस बना दिया। मयंक गुस्से में। यह सुनते ही मयंक का चेहरा काला पड़ गया। वो जानता था तईन सेक्ट बुरा है, लेकिन इतना बेरहम, पूरा शहर खत्म कर देना। रोहन बोला, अब दक्षिण में सेना कम है, किंग झाओ उत्तर चला गया है, इसलिए तईन सेक्ट को मौका मिल गया है। नई चिंता। मयंक कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, क्राउन प्रिंसेस अभी कहाँ है? क्योंकि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था। युद्ध, गुप्त हथियार और तईन सेक्ट, तीनों एक साथ। दोस्तों, इस चैप्टर में कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। अब यहां पलक पर शक, हेवनली बीइंग मारने वाला हथियार, श्रुति का बड़ा राज और मयंक की चिंता, सब एक साथ सामने आता है। मयंक का शक पलक पर। मयंक सोच रहा था, क्या यह सब पलक ने करवाया है? हालांकि पलक अब उसकी औरत बन चुकी थी, लेकिन अगर उसने शहर में खून खराबा करवाया हो तो मयंक ये कभी बर्दाश्त नहीं करता। मयंक ने रोहन से पूछा। रोहन बोला, मैजेस्टी, पलक तो एंगपिंग सिटी में ही है। नॉर्थ से जाने के बाद वही रुकी हुई है। यह सुनकर मयंक को थोड़ी राहत मिली। मतलब इस मामले में पलक शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मन में बोला, ये औरत भी कम नहीं है। इतने महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं आई। पलक पर भरोसा। रोहन ने धीरे से पूछा, मैजेस्टी, क्या क्राउन प्रिंसेस को वापस बुलाएं? मयंक ने शांति से कहा, नहीं, वो खुद वापस आएगी। मतलब मयंक को पूरा भरोसा था कि पलक लौटेगी। खतरनाक रिपोर्ट। रोहन के जाने के बाद मयंक अकेला बैठकर रिपोर्ट पढ़ने लगा। बार बार उसमें लिखा था, पैलेस में ऐसा हथियार है जो हेवनली बीइंग को भी मार सकता है। मयंक परेशान हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हथियार चला तो राजवीर बच नहीं पाएगा। वो सोचने लगा, या तो चुराना होगा या तो नष्ट करना होगा, लेकिन आसान नहीं था। यनरॉन्ग कोर्टयार्ड, श्रुति से मुलाकात। सोचते सोचते मयंक पहुंच गया। यनरॉन्ग कोर्टयार्ड। श्रुति को तुरंत पता चल गया, मयंक आ गया है। अब दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर था। श्रुति अब ज्यादा घमंडी नहीं रहती थी, क्योंकि उसे शक था मयंक भी किसी ऊंची दुनिया से आया है। आज मयंक सीधे श्रुति के कमरे की तरफ गया, राधिका के पास नहीं। श्रुति चौंकी, आज सीधे मेरे पास क्यों आया? कमरे में बातचीत। मयंक ने दरवाजा खटखटाया। मास्टर, जरूरी बात है, श्रुति ने कहा। आओ। मयंक अंदर गया। कमरे में खुशबू फैली थी। श्रुति सफेद कपड़ों में एकदम देवी जैसी लग रही थी। श्रुति बोली, इतनी देर तक क्यों घूर रहा है? मयंक हंसकर बोला, मास्टर और भी सुंदर हो गई है। खतरनाक खबर। मयंक ने सीधी बात कही। कैपिटल में खबर फैली है, पैलेस में ऐसा हथियार है जो हेवनली बीइंग को मार सकता है। श्रुति का चेहरा ठंडा पड़ गया। कमरे में ठंड सी फैल गई। मयंक बोला, मास्टर, क्या ऐसा हथियार सच में होता है? श्रुति का बड़ा खुलासा। श्रुति बोली, हां, मेरे पास भी ऐसा हथियार है। मयंक शौक। उसे याद आया, उसकी मां मून पैलेस से एक आर्टिफैक्ट लाई थी, शायद वही। श्रुति बोली, अब समझ आया,
वो दो गद्दार एम्परर एक्साइए से क्यों मिले? उन्हें लगा वो मुझे मार पाएंगे। हथियार की कीमत। श्रुति ने आगे कहा, ऐसा हथियार चलाना आसान नहीं। एक बार चलाया तो आधी ताकत खत्म हो जाती है। मयंक चौंक गया। इतनी भारी कीमत? तभी उसे याद आया, डैक्सिया में वॉरियर्स गायब हो रहे हैं। मयंक बोला, शायद वो वॉरियर्स उस हथियार को चार्ज करने के लिए थे। श्रुति बोली, हाँ, ये हो सकता है। मतलब लोगों की कुर्बानी देकर हथियार तैयार किया जा रहा था। श्रुति की ताकत। मयंक ने पूछा, मास्टर, आपकी ताकत अब कैसी है? श्रुति बोली, लगभग पूरी वापस आ गई है, हेवनली बीइंग के लेवल तक। मयंक ने राहत की सांस ली। एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा, मान लो कोई मशीन है जो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। वैसे ही ये हथियार चलाने के लिए लोगों की जान कुर्बान की जा रही थी। दोस्तों, इस चैप्टर में अब कहानी और भी ज्यादा सीरियस होने वाली है, क्योंकि अब बात सिर्फ युद्ध की नहीं, अब बात है हेवनली बीइंग को मारने वाले हथियार की। श्रुति की चिंता। श्रुति ने गंभीर आवाज में कहा, मयंक, हालांकि मैं अब फिर से हेवन एंड ह्यूमन रियल में पहुंच चुकी हूं, लेकिन अगर एम्परर एक्साइए के पास सच में ऐसा हथियार है जो हेवनली बीइंग को भी मार सकता है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करने में हिचकूंगी। दोस्तों, सीधी भाषा में श्रुति डर गई थी। वो सोच रही थी, अगर मैं मर गई तो अपने असली इमॉर्टल वर्ल्ड में कैसे लौटूंगी? इसलिए वो बिना सोचे समझे लड़ाई में कूदना नहीं चाहती थी। मयंक की अंदरूनी हंसी। मयंक मन ही मन हंसा, मेरी फेरी मास्टर भी मौत से डरती है, मतलब आखिर है तो इंसान ही। लेकिन फिर वो सोच में पड़ गया, अगर ऐसा हथियार सच में है तो उससे निपटेंगे कैसे? अगर हेवनली बीइंग बाहर निकले और तुरंत मारे जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। श्रुति की जानकारी। श्रुति बोली, इतनी चिंता मत करो, ऐसे हथियार बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकते, मैक्सिमम एक बार ही चलेंगे। मयंक अंदर से परेशान हुआ, क्योंकि अगर वो एक बार भी राजवीर पर चला तो नॉर्थ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मयंक की सोच। मयंक ने सोचा, क्या ब्लैक ड्रैगन किंगडम के हेवनली बीइंग बुलाए? लेकिन वो भी मुमकिन नहीं था। वहां पहले से दबाव बना हुआ था और बिना हथियार का पता लगाए कोई भी हेवनली बीइंग आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उसने सोचा, शायद रुबीना और हिना के बच्चे होने पर सिस्टम कोई स्पेशल रिवॉर्ड दे दे, लेकिन मैं सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर सकता। अब उसे खुद भी रास्ता निकालना था। श्रुति का प्लान। तभी श्रुति को कुछ याद आया। उसने कहा, मयंक, एक तरीका है। मयंक चौंका, क्या? श्रुति बोली, मून पैलेस के दो एल्डर्स तुम्हारे पिता से मिले हुए हैं। उनका असली निशाना वेशी है। अगर वेशी सामने आया तो वो जरूर वही हथियार इस्तेमाल करेंगे। तब मैं खुद सामने आकर उन्हें उकसाऊंगी, और जब वो हथियार चलाएंगे तुम्हारे हेवनली गार्डियन उन्हें खत्म कर देंगे। मयंक हैरान। मयंक सोच में पड़ गया, ये तो मौत से डरती थी, अब खुद बेट बनने को तैयार। उसने पूछा, लेकिन मास्टर, अगर आपको चोट लग गई तो? असली चाल। तभी श्रुति मुस्कुराई, बोली, कुछ महीनों पहले तुमने सबको पपेट दिया था ना, जो चलता भी है बोलता भी है। मयंक समझ गया। श्रुति बोली, अगर तुम मुझे पपेट टेक्निक दे दो तो मैं अपने जैसा पपेट बना सकती हूं। सैम ऑरा वाला, वही पपेट बेट बनेगा। मयंक की समझ। मयंक अंदर से हंसा, तो बात यहां थी, टेक्निक चाहिए। उसने कहा, मास्टर, मेरे पास सिर्फ बेसिक टेक्निक है, पता नहीं काम करेगी या नहीं। श्रुति ने शक से देखा, पहले दे दो फिर देखेंगे, वरना खुद रास्ता निकालो। टेक्निक ट्रांसफर। मयंक ने सोचा, आखिर ये मेरी ही होने वाली है, दे ही देता हूं। उसने कहा, ठीक है। अगले ही पल उसके माथे से गोल्डन लाइट निकली और श्रुति के माथे में चली गई। प्राइमरी पपेट टेक्निक ट्रांसफर हो गई। श्रुति की जांच। श्रुति ने सब समझ लिया। फिर बोली, हां, इससे ऑरा कॉपी हो सकती है, लेकिन पाव नहीं। अगर इंटरमीडिएट या एडवांस्ड होती तो पपेट भी फाइट कर सकता था। फिर उसने मयंक को घूरा, मतलब साफ, तुमने पूरा नहीं दिया। मयंक का बहाना। मयंक बोला, मास्टर, मेरे गुरु बहुत कंजूस थे, सिर्फ बेसिक ही सिखाया। श्रुति को शक हुआ, लेकिन कुछ देर बाद बोली, चलो, इतना भी काफी है, कम से कम हथियार बाहर तो आएगा। बात खत्म। श्रुति ने पूछा, और कुछ? मयंक बोला, नहीं मास्टर, मैं चलता हूं। वो जैसे ही मुड़ा कि राधिका से मिलने जाए,
अचानक उसका शरीर जकड़ गया, जैसे किसी ने इनविजिबल ताकत से पकड़ लिया हो। दोस्तों, इस चैप्टर में कहानी फिर से दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ श्रुति और मयंक की प्रैक्टिस, दूसरी तरफ पलक का दिल और तयीन सेक्ट का शक। और दोनों तरफ हालात और भी गहरे होते जा रहे हैं। श्रुति और मयंक की प्रैक्टिस। श्रुति शांति से बोली, जब यहां आ ही गए हो तो आज रात मेरी प्रैक्टिस में मदद कर दो। मयंक मन ही मन बोला, मुझे पहले ही पता था ये जाने नहीं देगी। लेकिन बाहर से बोला, डिसाइपल समझता है मास्टर। श्रुति ने कहा, मैं कोई साधारण गुरु नहीं हूं। ऊंची इमोर्टल वर्ल्ड में मैं बड़ी सेक्ट की बड़ी अथॉरिटी थी। अगर एक दिन मैं यहां से चली गई तो तुम्हें इतना रिसोर्स दूंगी कि तुम सच्चे इमोर्टल बन जाओ। मतलब साफ था, वो मयंक का फायदा नहीं उठा रही थी, बल्कि फ्यूचर इन्वेस्ट कर रही थी। मयंक बोला, डिसाइपल को कोई गलत सोच नहीं है। मास्टर के साथ प्रैक्टिस करना गर्व की बात है। श्रुति मुस्कराई, अच्छा है, अब बैठो, प्रैक्टिस शुरू। अचानक मयंक का शरीर फिर से चलने लगा। उसने कपड़े उतारे और बेड पर बैठ गया, दोनों आमने सामने, क्रॉस लेग करके। धीरे धीरे मयंक को बेचैनी होने लगी। श्रुति की बैंगनी आंखें अजीब चमकने लगी। मयंक समझ गया, श्रुति एक खास टेक्निक से उसके अंदर की फीलिंग्स जगाती है ताकि बिना छुए प्रैक्टिस हो सके। मयंक की चाल। मयंक ने सोचा, क्या मैं माइंड कंट्रोल से इसे पलट सकता हूं? उसने कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे समंदर में बूंद गिर गई हो। श्रुति समझ गई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। मन में सोचा, बेचारा मुझे कंट्रोल करना चाहता है। उसका लेवल बहुत ऊपर था, हेवनली बीइंग भी उस पर असर नहीं डाल सकता था। श्रुति की शर्म। श्रुति को पुराने सीन्स याद आए, मयंक और राधिका के। उसका चेहरा लाल हो गया। मन ही मन बोली, ये ड्रैगन फीनिक्स टेक्निक भी अजीब है, साइड इफेक्ट बहुत है। फिर दोनों प्रैक्टिस में डूब गए। मयंक को ऐसा लगा जैसे सच में श्रुति के साथ हो। सब इल्यूजन था, लेकिन बहुत रियल। एग्जाम्पल, जैसे वीआर ग्लासेस पहनकर कोई गेम खेलो, सब फेक होता है लेकिन फील रियल लगता है। वैसे ही ये प्रैक्टिस इल्यूजन पर चल रही थी। दूसरी तरफ एनपिंग सिटी में पलक। अब सीन बदलता है। एनपिंग सिटी। पलक काले कपड़ों में बेड पर लेटी हुई थी, आंखें आधी बंद। होठों से निकला, मैजेस्टी, हस्बैंड, मतलब सपनों में भी मयंक। तभी आवाज आई, होली गर्ल, सिक्स्थ एल्डर आए हैं। पलक चौंकी, गुस्सा भी आया, लेकिन उठी और हॉल में गई। एल्डर सीईओ का आना। वहां खड़ी थी सीईओ, तयीन सेक्ट की बड़ी एल्डर, बहुत ताकतवर। पलक बोली, इतनी दूर क्यों आई? सीईओ बोली, क्या मयंक सन ऑफ डेस्टिनी है? पलक शॉक। उसे समझ आ गया, ये सब किसी ने बताया है। पलक बोली, मुझे शक था, लेकिन वो इतना लफंगा है, इतनी औरतें रखता है, तो डेस्टिनी वाला कैसे हो सकता है? सीईओ हंसी, ऐसा जरूरी नहीं, क्या पता वो एक्टिंग कर रहा हो। पलक का दिल। पलक अंदर से उलझ गई। उसे पता था मयंक एक्टर नहीं है, वो सच में ऐसा ही है। फिर भी वो नहीं चाहती थी कि तयीन सेक्ट उसे नुकसान पहुंचाए। अब वो बदल चुकी थी। पहले भागी थी, अब तरसती थी। दिन ब दिन मयंक की याद बढ़ती जा रही थी। मन में सोचती, काश वापस जा सकूं, उसकी स्लेव बन जाओ। उसे पता था वो ट्रैप में फंस गई है, लेकिन निकल नहीं पा रही। पलक की हालत, एक डीमन सेक्ट की लड़की जो दूसरों को फंसाती थी, आज खुद फंस गई और अब सोचती है वो मुझसे भी बड़ा डीमन है। दोस्तों, इस चैप्टर में पलक पूरी तरह से उलझ चुकी है। एक तरफ तयीन गॉड सेक्ट है, दूसरी तरफ मयंक, और बीच में फंसी हुई है वो खुद। पलक की अंदरूनी सोच। पलक मन ही मन सोच रही थी, कुछ भी हो जाए, मैं तयीन सेक्ट वालों को उस पागल आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अगर उसे सैक्रिफाइस कर दिया गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मतलब साफ था, अब पलक का दिल पूरी तरह मयंक के साथ जुड़ चुका था। पलक की चालाकी। सीईओ से बात। पलक बोली, एल्डर सीईओ, मैं यांचे में काफी समय रही हूं, मैं मयंक को अच्छे से जानती हूं। नॉर्थ किंगडम आज जो कुछ भी बना है वो मयंक की वजह से नहीं, बल्कि मून पैलेस की वजह से है। मयंक तो बस एक मोहरा है। ऐसा इंसान सन ऑफ डेस्टिनी कैसे हो सकता है? सीईओ की सोच। सीईओ ने सोचा, पलक ने बिट्रेल तो नहीं किया है, क्योंकि तयीन सेक्ट में बिट्रेल का मतलब सीधा मौत।
लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। सीईओ का जवाब। वो बोली, भले ही मयंक सन ऑफ डेस्टिनी न हो, लेकिन उसमें कुछ खास जरूर है, वरना मून पैलेस उसे पॉन क्यों बनाता। हमने दक्षिण में एक शहर की बलि दी, जिससे लीडर की चेतना जागी। अब लीडर को एक मजबूत शरीर चाहिए, और मयंक का शरीर परफेक्ट है। मतलब साफ, वो मयंक को सैक्रिफाइस करना ही चाहते थे। पलक की मजबूरी। ये सुनकर पलक चुप हो गई, क्योंकि लीडर भी अब इंटरेस्टेड था। अब उसकी कोई बात नहीं चलने वाली थी। वो सोचने लगी, मैंने रोकने की कोशिश तो की, अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। उसने तय किया, पहले कोऑपरेशन दिखाऊंगी, फिर यानचिंग जाकर मयंक को वार्न कर दूंगी। पलक की सच्चाई। पलक बोली, मैं समझ गई, लेकिन सिर्फ मैं और आप मयंक को साउथ नहीं ले जा सकते। मून पैलेस का हेवनली बीइंग अभी भी उसके साथ है, इसलिए मैं भागकर एनपिंग सिटी आई थी। सीईओ की खतरनाक सलाह। सीईओ बोली, सेंट, मयंक औरतों का दीवाना है ना, तो अपनी खूबसूरती से उसे फंसा लो, कंट्रोल में आ जाएगा। पलक का अंदरूनी दर्द। पलक मन ही मन हंसी, मैं तो पहले ही फंस चुकी हूं, अब बिना उसके रह भी नहीं सकती। लेकिन यह बात वो बोल नहीं सकती थी, वरना उसकी इज्जत खत्म हो जाती। पलक का विरोध। पलक बोली, मैं ताइन सेक्ट की सेंट हूं, मुझे सेड्यूस करने भेजोगे? लीडर को पता चला तो मेरी हालत क्या होगी? सीईओ की चाल। सीईओ बोली, डायरेक्ट नहीं, यिन या मिरर इस्तेमाल करो, इल्यूजन बनाओ, बॉडी मत दो, बस कंट्रोल करो, लीडर नाराज नहीं होगा। सीईओ की असली मंशा। असल में सीईओ खुद पलक से जलती थी। वो चाहती थी पलक बदनाम हो जाए और उसकी सेंट वाली पोजीशन खत्म हो जाए, क्योंकि वो खुद पहले सेंट थी और पलक ने उसकी जगह ली थी। पलक सब समझ गई। पलक तुरंत समझ गई, ये औरत मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं भी इसका फायदा उठाऊंगी। पहले वो इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अब मयंक के साथ रहने के बाद उसकी पावर बढ़ चुकी थी। फिर भी ताइन सेक्ट के कई एल्डर उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक छोटी लड़की थी। दोस्तों, इस चैप्टर में कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। यहां पलक अपनी जान बचाने की प्लानिंग करती है, श्रुति अपनी असली ताकत दिखाती है, मयंक को पता चलता है कि अभी वो कितना पीछे है। चलो शुरू करते हैं। ताइन सेक्ट की सच्चाई। दोस्तों, ताइन गॉड कल्ट की नजर में सेंट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए सेंट सिर्फ लीडर की खिलौना थी। ना उसे पूरा सेक्ट चलाने का हक था, ना उसे असली पावर मिलती थी। पलक ये सब समझ चुकी थी। वो मन ही मन बोली, ये बूढ़ी औरत सीईओ मुझे इस्तेमाल करके मरवा देगी। इससे अच्छा है मैं फिर से मयंक के पास चली जाऊं। उसने सोचा, मैं पहले ही नॉर्थ किंग की औरत हूं, मैंने ताइन सेक्ट के बड़े बड़े एल्डर्स यहां लाए हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो डरने की क्या जरूरत। पलक का फैसला। पलक बोली, ठीक है एल्डर सीईओ, कल आप लोग मेरे साथ नॉर्थ चलिए, मैं पहचान बदलकर फिर से मयंक के करीब जाऊंगी। ये सुनकर सीईओ पहले चौंकी, फिर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी, ये लड़की कितनी बेवकूफ है, बस मयंक को साउथ ले आऊंगी, फिर लीडर को दे दूंगी। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। नॉर्थ में श्रुति की पपेट। कुछ दिन बाद नॉर्थ में श्रुति यंग सायंगशन ने पूरी तरह पपेटरी टेक्निक सीख ली थी। मून पैलेस में स्पिरिचुअल वुड की कमी नहीं थी। जल्दी ही उसने अपनी पपेट बना ली। मयंक के सुनते ही यनरोंग कोर्टयार्ड पहुंच गया। वो देखना चाहता था, क्या ये पपेट असली इंसान जैसा लगेगा। पहली नजर कोर्टयार्ड में बीचों बीच एक लकड़ी का आदमी खड़ा था, पूरी तरह वुडन, कोई खास शक्ल नहीं। मयंक बोला, मास्टर, ये लोगों को कैसे धोखा देगा। श्रुति ठंडी आवाज में बोली, इतनी जल्दी क्यों है, अभी रिफाइन ही नहीं किया। श्रुति की असली टेक्निक। श्रुति ने उंगली काटी, एक बूंद खून पपेट पर डाला, फिर स्पिरिचुअल पावर छोड़ी। पूरा पपेट सफेद रोशनी में ढक गया। करीब 15 मिनट बाद रोशनी खत्म, और जब मयंक ने देखा तो शॉक हो गया। अब वो पपेट बिल्कुल श्रुति जैसा दिख रहा था। चेहरा, बॉडी, ऑरा सब रियल, जैसे क्लोन हो। मयंक का शौक। मयंक मन में बोला, ये तो लकड़ी थी, अब इंसान कैसे बन गई। उसका पपेट बस छोटा लकड़ी वाला था, और श्रुति का पूरा इंसान जैसा। वो बोला, मास्टर,
ये वही पपेट्री है? मेरी वाली से इतनी अलग क्यों? श्रुति बोली, तुम अभी हेवन ह्यूमन लेवल पर भी ठीक से नहीं पहुंचे। इतनी ऊंची टेक्निक कैसे चलाओगे? मतलब साफ, टेक्निक सही है, लेवल कम है। एग्जाम्पल, जैसे कोई फरारी चला सकता है, लेकिन अगर ड्राइविंग नहीं आती तो एक्सीडेंट ही होगा। वैसे ही मयंक के पास स्किल है, लेकिन पावर कम है। मयंक की सोच। मयंक समझ गया, जब मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा और असली इमॉर्टल बनूंगा, तब असली ताकत दिखेगी। बेवकूफी मोमेंट। मयंक पपेट के पास गया। उसने पपेट का चेहरा छुआ। श्रुति को थोड़ा गुस्सा आया। फिर मयंक ने गर्दन के नीचे हाथ लगाया और बोला, देखने में तो रील है, लेकिन हाथ में लकड़ी जैसा लगता है, बहुत हार्ड है। श्रुति फट पड़ी, कमीने, क्या कर रहे हो तुम? मतलब पपेट भी मेरा और छेड़खानी भी मेरी। एपिसोड एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।